वेलकम टू माय ब्लॉग, दिस साइड पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड ग्रिड। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है जर्मन हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर यहाँ के वेपन्स को देखने के लिए, यहाँ की मशीनरीज को देखने के लिए और यहाँ के एयरफोर्स के जहाज उन्हें देखने के लिए, तो वो इस ब्लॉग को आखिरी तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। और जो हिस्ट्री को पसंद करते हैं वो तो इससे जुड़े रहिए। तो चलते हैं दोस्तों, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये जो फ्लुगप्लात्स गाटो है, इसका निर्माण 1930 में हुआ था और फिर नाजी जर्मनी ने इसे एज अ लुफ्टवाफे यूज़ किया था। 1950 के बाद जो रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स ने उसने इसे अपनी कब्ज़े में ले लिया था और फिर उन्होंने इसे हैंडल किया था। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट जो कहानी है, 1948 यानी कि 1948-49 के आसपास जो ब्रूकर एयरलिफ्ट यानी कि बर्लिन एयरलिफ्ट जो था वो यहीं से हुआ था और भारी मात्रा में यहाँ से विमान उड़ाए जाते थे और उतरे जाते थे जो यहाँ के लोग हैं उन्हें खाना और बाकी सप्लाई पहुँचाने के लिए। जो विश्व युद्ध के बाद जो हानि हुई थी उसमें उनकी हेल्प की गई थी। और यहाँ पे आज 200 से ज़्यादा हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर है, क्योंकि 1994 के बाद जो बुंडेसवेयर है जर्मन एयरफोर्स ने इसे अपने हिस्से में ले लिया था। यहाँ पे आने के लिए मैं बताता हूँ क्या रूट होता है। यहाँ पे आने के लिए बेसिकली आपको ऑस्ट्रोइस से एस-बान लेनी पड़ेगी, S5 या फिर S7। वहाँ से लेकर आपको शार्लोटनबर्ग तक आना पड़ेगा। शार्लोटनबर्ग से जब आप बाहर आओगे तो वहाँ पे X35 बस चलती है, वो सीधा चलेगी लियोनार्डो दा विंची स्ट्रासे तक। जब आप लियोनार्डो दा विंची स्ट्रासे पे उतरोगे तो वहाँ से आपको 600 मीटर लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये गाटो है, ये एक टाइम पे एज अ एयरपोर्ट यूज़ किया जाता था। उसके बाद इसे बंद कर दिया गया 1998 के आसपास और यहाँ पे बेसिकली म्यूज़ियम बना दिया गया। और जितने भी वर्ल्ड वॉर 2 में और उससे पहले जो वेपन्स यूज़ किए गए थे, चक्कू या फिर छोटे मोटे, 1914 के आसपास भी, वो सारे यहाँ पे आकर रख दिए गए ताकि यहाँ पे लोग आकर देख सके। और जो इन फील्ड में है, जिनको इंटरेस्ट है जहाज़ों को देखने में और उनको जानने में किस टाइप की बेसिकली टेक्नोलॉजी उस टाइप की यूज़ की गई थी, वो यहाँ पे आके उसको देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। बेसिकली जब आप लियोनार्डो दा विंची स्ट्रासे पे उतरोगे तो वहाँ कोने पे उतारेगी बिल्कुल, और वहाँ से लेकर आपको सीधा स्ट्रेट जाना है वहाँ तक। और जब आप वहाँ तक जाओगे वहीं आपको दिख जाएंगे चेक पॉइंट्स और वहाँ पे कोई गार्ड बैठा हुआ, वो आपको मैप देगा और मैप लेकर आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो उसे। रास्ते में आपको ये फुटबॉल ग्राउंड भी दिखेगा, तो ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब मेरे को सीधे जाना है। दोस्तों फाइनली मुझे प्लान मिला है, ये रूट मुझे फॉलो करना है। मैं इस टाइम हूँ बेसिकली यहाँ पे जहाँ मेरा अंगूठा है और मुझे यहाँ से होते हुए पूरा यहाँ पे जाना है। ये मेन एरिया है, यहाँ पे खड़ा होकर मैं देख सकता हूँ। फिर ये वाला रूट लेना है और ये टावर है, इस पर खड़े होकर मैं पूरे उसकी फ़ोटो ले सकता हूँ एरिया की, और उस तरीके से घूम के वापस यहीं आना है। तो चलते हैं। तो आज आपको दिखाऊँगा जहाज़, जर्मन हिस्ट्री, जर्मनी की एडवांस टेक्नोलॉजी जो जर्मनी ने 1940 में हिला दिया था दुनिया को, उनमें से एक ये है। तो दोस्तों ये RF-84 थंडर फ्लैश है, एक अमेरिकी रिकॉन्सेंस जासूसी जेट था जिसे 1950 के दशक में अमेरिका ने बनाया था। ये F-84F थंडर स्ट्रीक का कैमरा युक्त वर्जन था जिसमें कोई हथियार नहीं, सिर्फ हाईटेक कैमरे लगे थे। इसका इस्तेमाल ठंडी जंग में दुश्मन के इलाके की हवाई तस्वीर लेने के लिए किया जाता था। अब आता है Fiat-G91 गीना, एक इटालियन हल्का जेट फाइटर बॉम्बर था जिसे 1950 के दशक में नेटो के लिए बनाया गया था ताकि कम दूरी पर तेज और सटीक हमला किया जा सके। हल्का, सस्ता और बेहद भरोसेमंद। अब चलते हैं Su-22M4, सोवियत संघ का बना एक शक्तिशाली वेरिएबल स्वीप विंग फाइटर बॉम्बर है। 1970 के दशक में विकसित ये लंबी दूरी तक तेज रफ्तार से उड़ सकता था और भारी हथियार लेकर दुश्मन पर सटीक वार कर सकता था। अपने मजबूत इंजन और बदलते स्विंग विंग्स की वजह से ये नीची ऊंचाई पर भी तेजी से उड़ान भर सकता था। ये सुखोई 20 सोवियत संघ का बना एक वेरिएबल स्वीप विंग फाइटर बॉम्बर है। ये Su-17 का निर्यात संस्करण था जिसे खास तौर पर अन्य देशों की वायुसेना के लिए बनाया गया था। तेज रफ्तार, भारी हथियार क्षमता और बदलते पंखों के कारण ये कम ऊंचाई पर भी दुश्मनों पर सटीक वार कर सकता था। दोस्तों इलाका बहुत ही बड़ा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे कई तरीके के जेट्स थे
और कई देशों से लाए गए थे जो यहाँ पे इस्तेमाल किए गए थे। अब चलते हैं MIL Mi-8T, सोवियत संघ का सबसे सफल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में से एक। 1960 के दशक में बना, इसमें 2 शक्तिशाली टर्बोसॉफ्ट इंजन और बड़ी केबिन क्षमता थी। सैनिकों की ढुलाई, माल परिवहन, मेडिकल इवैक्यूएशन, हर मिशन में कामयाब। मजबूत डिज़ाइन और ऑल वेदर क्षमता ने इसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर में शामिल कर दिया। आज भी 50 से ज़्यादा देशों में यह सेवा में है। ये देखने तो मज़ा ही आ गया था दोस्तों। ये है ट्रांसऑल C-160D, जर्मन और फ्रांस का एक साथ बनाया गया टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान। टाइम है लड़ाई करने का। अब जा रहा हूँ मैं जहाज में बैठ के दूसरे देशों को बचाने। दोस्तों ये रहा जेट अंदर से, जो बड़े जहाज नहीं होते जो भारी सामानों को लेकर जाते हैं युद्ध के टाइम पे। वाह अमेजिंग। ये देखो वहाँ से लोड होता है सामान और ये रखे सामान। कितने बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रखा है ये बाहर आने का। उन्नीस 1960 के दशक में पहली बार उड़ान, 2 शक्तिशाली टर्बोप्रॉप इंजन के साथ, कठिन रनवे और युद्ध क्षेत्रों में भी उतरने की क्षमता, सैनिकों, वाहनों और भारी सामान को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में माहिर जर्मन एयरफोर्स के लिए यह दशकों तक रीढ़ की हड्डी साबित हुआ। दोस्तों इसके बाद मैं अंदर जाने लगा था। अंदर एक इनसाइड म्यूजियम हॉल भी था जिसमें जर्मन के एयरफोर्स के पायलट की ड्रेसेस और बाकी एयरक्राफ्ट भी रखे हुए थे। रॉकवेल 698 टर्बो कमांडर का एक मध्यम आकार का ट्विन इंजन हल्का विमान है जो विशेष रूप से तेज उड़ान और बेहतर प्रदर्शन के लिए बनाया गया है। यह हिंडनबर्ग है। इसका असली नाम पॉल वॉन हिंडनबर्ग था। वह जर्मनी के लिए एक प्रसिद्ध सैन्य और राजनीतिक नेता था। इसने हिटलर को चांसलर बनने में भी मदद की थी। दोस्तों मैं जैसे इस म्यूज़ियम में एंटर करा, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। जैसे ही मैं हर एक रूम में जा रहा था, वहाँ पे जो स्टैचूज़ लगे थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई इंसान खड़ा हो, और उनकी मैंने तस्वीर लेने की कोशिश करी। उसके आसपास जो वॉलपेपर थे वो हिस्ट्री की याद दिला रहे थे। ये बहुत प्यारा म्यूज़ियम लगा मुझे।
यह मॉडल 38 एंटी एयरक्राफ्ट गन एक हल्का स्वचालित तोप था जिसे मुख्य रूप से दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह गन 20 mm कैलिबर की थी और छोटी दूरी पर विमानों को रोकने के लिए प्रभावी मानी जाती थी। ये फीसलर FI-103, जिसे एक अधिक प्रसिद्ध नाम B-1 फ्लाइंग बम या बूट बम कहा जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध का पहला क्रूज मिसाइल जैसा हथियार था जिसे जर्मनी ने 1940 के दशक में विकसित किया था। यह एक जेट पावर्ड स्वायत्त उड़ने वाला बम था जो खासकर ब्रिटेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह है फेरी गैनेट, एक ब्रिटिश नौसैनिक विमान। ये दिखने वाला इंटरेस्टिंग बेल UH-1D एक फेमस अमेरिकन हेलीकॉप्टर है जिसे आमतौर पर हुए कहा जाता था। दोस्तों ये S-125 सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे मुख्य रूप से कम और मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह मिसाइल प्रणाली 1960 के दशक में विकसित हुई और अपनी सटीकता और तेज प्रतिक्रिया के लिए जानी जाती थी। मैंने सोचा कुछ शॉट ऊपर से ले ली जाए। ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था ये म्यूज़ियम और हम ऊपर से देख सकते हैं सारे के सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं और जेट है कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों मैं जर्मनी से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होता हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि 1939 से 1945 के बीच में जर्मनी ने बहुत टॉप क्लास वेपन बनाए थे जिनका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं था। और इन्हीं 4-5 साल के पीरियड में उन्हें इस वेपन से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। दोस्तों वो रही ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। अब मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ और जो एग्जिट करते समय जो जो मशीनें हैं और वेपन्स हैं वो दिखा रहा हूँ आपको। हवा बहुत तेज चलती है जब हम ऐसे खुली जगह पे चलते हैं ना, तो आई होप आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही हो। ये देखो रडार सिस्टम। इन देशों में क्या होता है, इनकी जो चीज़ें होती है ना, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ें जो इनका इतिहास बताती है, ये उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, उसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करते हैं। तो फिर वो म्यूजियम में बना देते हैं, चाहे कोई सी भी हो, चाहे छोटा सा पत्थर क्यों ना हो पार्क में, उसका भी एक म्यूजियम बना देते हैं। कोई भी इनका सोल्जर देश के लिए जान देता है, उसका भी म्यूजियम बन जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है।
कि ये जिस तरीके से मेंटेन करता है अपने इंजन को। साथ में वो रहा एक पिद्दा सा, उस छोटू को तो मेरे ख्याल से कोई छोटे ही उड़ाएगा। ये बख्तरबंद ट्रक है। ये देखो, ये कंटेनर है मिसाइल्स को स्टोर करने के लिए और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये मेरे ख्याल से एयर टू सरफेस मिसाइल है, चेक कर लेते हैं। 3 Hawk MIM-23 मिसाइल्स। दोस्तों, ये रडार सिस्टम्स है जो बेसिकली काम आते हैं, जैसे डिफेंस सिस्टम के लिए काम आते हैं कि मिसाइल्स अगर अपने एयर जोन में आ रही हो तो उसको पहले डिटेक्ट कर लेना और उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देना। ये देखो, ये कितने पहले बन चुके थे यहाँ पे। भाई कुछ भी हो, मानना पड़ेगा जर्मन इंजीनियरिंग को, बहुत सॉलिड रही है। इन्होंने अपना डंका ऐसे ही नहीं पिटा हुआ पूरे दुनिया में। टेक्नोलॉजी के मामले में और ऑटोमोटिव के मामले में इनका कोई जवाब नहीं है। फाइनली पूरा देख लिया, अब टाइम है बाहर जाने का, तो जा रहा हूँ मैं बाहर। एग्जिट करते हैं। म्यूजियम का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें देखने के लिए और मज़ा आया अल्टीमेटली। मिलिट्री हिस्ट्री म्यूजियम बर्लिन का वो पन्ना है जो हमें याद दिलाता है कि जो आसमान है वो सिर्फ उड़ने के लिए नहीं है, बहुत कुछ सीखने के लिए भी है। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है तो वो जब बर्लिन आए तो इस चीज़ को ज़रूर देखिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई टिकट नहीं लगती और आप इसमें कैमरा व्लॉगिंग जो भी है वो कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।